जय हिंद दोस्तों, मैं मयंक पवार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी एमटीएस के लिए मैं एक सीरीज चला रहा हूं जीएस और इंग्लिश के लिए, क्योंकि मेन फोकस इन्हीं पर होना चाहिए आप सभी का। तो मेरे वादे के अकॉर्डिंग जीएस की मॉर्निंग वाली क्लास अब स्टार्ट हो चुकी है। आज से रेगुलर क्लास होगी, संडे को छुट्टी रहेगी सिर्फ, बाकी मंडे टू सैटरडे क्लासेस होंगी आपकी। पहले हम पॉलिटिकल को कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। ठीक है, आपकी टोटल 90 क्लास होंगी, जिसमें से आज पहली क्लास है पॉलिटिकल की। आगे देखते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि आपको किन किन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करना है। ये नहीं सब कुछ पढ़ना है, जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ इन्हीं को आपको तैयार करना है, और ये टॉपिक्स मैं लास्ट 5 ईयर्स के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसी पैटर्न में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे इन चैप्टर्स को, और इन्हीं पैटर्न से आपको पढ़ना है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो पहला टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि जो इन पॉलिटिकल है बैकग्राउंड इसका क्या रहता है। तो हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। दूसरा पढ़ना अपन को टॉपिक वो है भारत का संवैधानिक विकास, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका डेवलप कैसे होता है इंडिया के अंदर। ठीक है। थर्ड हमें पढ़ना है संविधान सभा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमें पढ़ना है। उसके बाद उद्देश्य पढ़ने, यानी प्रेम्बल्स, ठीक है, उद्देशिका। और फिफ्थ हमें पढ़ना है वो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यानी यूनियन और टेरिटरीज में क्या क्या डिफरेंशिएट्स है और क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं। फिर हमें नागरिकता पढ़नी है, यानी सिटीजनशिप पढ़नी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं पहले ही स्टार मार्क कर देता हूँ, और मैं पढ़ाऊंगा तब और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा आपको सिटीजनशिप हमें किस प्रकार से मिलती है और इनके लिए हमें क्या क्या आपके पास क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है। सातवां है मूल अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स। इसको भी मैं अभी इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ, ताकि जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है वो और रिवाइज करते चलें, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है आप टेंशन ना लें, मेरे साथ इस सीरीज को आप इतने अच्छे कवर कर पाएंगे कि आपका सिलेक्शन 101% होगा। अगला टॉपिक है राज्यसभा के नीति निर्देश, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी कि इसके तथ्य क्या रहते हैं। अपना मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट्स, आप सभी को पता है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी स्टार मार्क कर लेते हैं। संघ कार्यपाल, यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिसाइड किए हैं, हम वही पढ़ेंगे और इसी सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। कुछ और टॉपिक्स हैं। संसद यानी पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट में क्या क्या तथ्य हैं, वो सब चीज़ पढ़नी होगी हमें। राज्य विधान मंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर क्या है। स्थानीय शासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है, उसके बारे में पढ़ना होगा। न्यायपालिका यानी जुडिशरी के बारे में पढ़ना होगा, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ठीक है। केंद्रीय और राज्यों के मध्य संबंध यानी रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स, ये आप सभी को पता है, हम स्टेट्स में रहते हैं लेकिन उसके अंदर सेंट्रल पावर्स भी यूज अथॉरिटी होती है, वो कैसे होती है, किस वजह से होती है, वो सब चीज़ें हम इस वाले पॉइंट में पढ़ेंगे। अब आगे पढ़ना है महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन क्या होता है, कैसे इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वाले टॉपिक में जानेंगे। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षा, यानी कॉम्प्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी। ठीक है। आगे देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है, उस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन क्या होता है, यानी फाइनेंशियल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उस चीज़ों के बारे में जानेंगे। कुछ टॉपिक और हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी नेशनल इलेक्शन एजेंसी, ये क्या होता है, बेसिकली ये वो तथ्य हैं जिस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जांचें होती है। राज्य भाषा क्या, ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है अपनी ऑफिशियल्स, उन चीज़ों को पढ़ना होगा हमें पॉलिटिकल के अंदर। आपात उत्पन्न यानी इमरजेंसी पॉलिसीज क्या हो जाती है, आप सभी को पता होगा। इंदिरा गांधी के टाइम में, जो इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उनके टाइम में इमरजेंसी पॉलिसीज का यूज़ किया गया था, वो कैसे यूज़ की थी, उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। इन द सेंस इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट टॉपिक। मैंने 24 टॉपिक्स हैं जो डिसाइड करे हैं कि हमें इन वेज में पढ़ना है, सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है। तो हम आज से शुरू करेंगे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि पॉलिटिकल का बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद हम पॉलिटी कर पाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और विश्वास करें, अगर आप ये सारे पॉलिटी के अंदर फैक्ट होते हैं, आप सभी को एज इट इज़ याद करने होंगे, और मैं हाईलाइट करता चलूँगा। और जब एक टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में, यानी कि सैटरडे या संडे के बीच में, यानी वीकेंड पर एक महा मैराथन आएगी 2 या 3 घंटे की, जिसमें कम से कम 100+ क्वेश्चंस होंगे, जिससे आप जो टॉपिक कवर हो चुका है उससे रिलेटेड। ठीक है।
तो जैसे भारतीय संविधान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, तो अगर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके अगले दिन या 2 या 3 दिन में इसकी मैराथन क्लास आ जाएगी, जिसमें 100+ क्वेश्चन होंगे। उससे आप पूरे चैप्टर को आसानी से रिवाइज करते हैं। तो इन चीज़ों को मिस ना करने के लिए इस चैनल पर जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो और चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि उनकी भी तैयारी थोड़ी अच्छी हो सके और आपकी भी हो सके। तो शुरू करते हैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, अब सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर एक टॉपिक आता है साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन की उत्पत्ति कब होती है? 1928 के अंदर। इसके जो अध्यक्ष थे यानी इसके जो चेयरमैन है वो जॉन साइमन है। ठीक है, अभी कब की बात है? 1928, यानी कि जो अपना भारत है वो आज़ाद नहीं हुआ। अपना भारत कब आज़ाद हुआ? 1947। तो उस समय से पहले की बात है, यानी कि जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उसका बैकग्राउंड कैसे बना, यानी कि जो नागरिकता है, लोकतंत्र है, वो कैसे आता है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, वो चीज़ हमें पहले पढ़नी होगी, तभी आप जान पाएंगे कि 1947 के बाद क्या होता है। तो सबसे पहले साइमन कमीशन आता है 1928 में, जिसके चेयरमैन थे जॉर्ज साइमन। ठीक है, इसमें कुल सदस्य थे वो 7 थे, और वो भी सभी अंग्रेज थे, यानी कि जो सारे मेंबर्स थे इस कमीशन के अंदर वो सभी अंग्रेज थे, यानी फॉरेनर्स थे। तो सभी फॉरेनर्स हैं, और रूल्स किसके लिए? इंडिया के लिए। तो इसका थोड़ा बहुत विरोध किया गया, वो आगे चर्चा करेंगे। इसका गठन कब होता है? नवंबर 1927 के अंदर। लेकिन ये भारत में कब आता है? बेसिकली उस समय ब्रिटिश सरकार थी, तो इसका जो कंपोजिशन है यानी कि जो गठन है वो कब हो जाता है? नवंबर 1927 में। लेकिन ये भारत में कब आता है? 3 फरवरी 1918, माफ़ कीजिएगा 28 होगा। ठीक है, 3 फरवरी 1928 में भारत आ जाता है। ठीक है, इसके अन्य नाम क्या है? श्वेत आयोग यानी व्हाइट कमीशन भी इसे बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाइट कमीशन किसे बोलते हैं, तो आपको बताना होगा साइमन कमीशन को बोलते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य यानी कि इसको लाया क्यों गया था? बेसिकली इसको लाया इसलिए गया था, ठीक है, बेसिकली इसको लाया इसलिए गया था, जो भारत में 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अधिनियम था उसकी जांच करने के लिए इसको लाया था। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अधिनियम था 1919 की जो जांच करने के लिए किसको ला गया था? व्हाइट कमीशन यानी साइमन कमीशन को ला गया था। इसका कुछ विरोध भी हुआ। विरोध क्यों हुआ? कि इसमें जो टोटल मेंबर्स थे वो सादे अंग्रेज थे, और उनकी जो पॉलिसीज थी वो ब्रिटिश सरकार को लेकर ज़्यादा थी, ना कि भारतीय सरकार को लेकर। तो उसका विरोध होना नेसेसरी था, और इस पे नारे भी लगे थे, गो बैक नारे। ठीक है, साइमन कमीशन मैं एक बार क्विक रिवाइज कर देता हूँ फिर से, अगर आप अच्छे से समझ पाए तो। साइमन कमीशन की उत्पत्ति कब होती है? 1928 में होती है। भारत में कब आता है? 3 फरवरी 1928 में। ठीक है, और ये बनता कब है? 1927 में, नवंबर के। ठीक है, इसका जो मेन कॉम्पोजिशन है वो कब है? नवंबर 1927 में। इसमें जो कुल सदस्य थे वो सभी अंग्रेज थे। वो कितने थे? 7 थे। इसके चेयरमैन कौन है? जॉन साइमन। ठीक है, इसके अन्य नाम यानी व्हाइट कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाइट कमीशन आपको याद रखना होगा। और उसके उद्देश्य क्या थे? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 की जो जांच हुई थी, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 जो एक्ट बना था उसकी जांच करने के लिए इसको बनाया गया था। अब इसका विरोध भी होता है, और कौन से नारे लगते हैं? गो बैक कमीशन के नारे लगते हैं इसमें। ठीक, आगे देखते हैं। बेसिकली ये सारे फैक्ट हैं, आपको एज इट इज़ याद करने होंगे, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना ना पड़े। आप इतना पढ़िए, यही आपके लिए सेटिस्फाइड है। आगे चलते हैं। नेहरू समिति आती है। बेसिकली होता ये है, जब साइमन कमीशन आ जाता है, जब इनको गो बैक के नारे लगते हैं, तो ब्रिटिश सरकार कहती है कि आप एक ऐसा कमीशन पास करें जो आपके लिए सुटेबल हो, और सारी जो संस्थाएं हैं उनसे पास हो चुका हो। यानी कि हम आप हमारे इस कमीशन को बोल रहे हैं गो बैक, तो आप अपना खुद का कमीशन बनाइए जो आपके लिए बेहतर हो, लेकिन वो सभी संसदों से, यानी कि सभी जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे पास होना चाहिए। तो इसको क्या है, जो कांग्रेस सरकार थी उस समय वो एक्सेप्ट कर लेती है, और किसका गठन करती है? नेहरू कमेटी का। वो कब होता है? 1928 में। भारत सचिव थे, जो सेक्रेटरी होता है वो इंडिया का, वो वर्क एंड हेड थे। ठीक है, उस समय कौन थे? वर्क एंड हेड। कब की बात है? 1928 की। भारतीय नेताओं को चुनौती दी थी किसने? जो वर्क एंड हेड थे उस समय, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे वो, उन्होंने चैलेंज दिया किनको? भारतीय के नेताओं को, कि आप इस कमेटी का एक ऐसा गठन करें जो आपके सभी जो अथॉरिटीज़ हैं उनमें बिल पास हो सके आपका। तो ये क्या करता है? कांग्रेस एक्सेप्ट कर लिया इस पॉलिसी को, जिसका नाम क्या रखती है? नेहरू कमेटी। ठीक है, कब होती है? 1928 में। जो इनकी पहली रिपोर्ट होती है वो कब
पास होती है 10 अगस्त 1928 में, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से माना जाता है। आपको क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि ऐसी 10 अगस्त 1928 को कौन सी रिपोर्ट पास हुई थी, तो आप सभी को याद होना चाहिए कि नेहरू रिपोर्ट पास हुई थी। अब इसके चेयरमैन कौन है, इसके अध्यक्ष हैं मोती नेहरू। ठीक है, इसमें कुल सदस्य कौन है, जो है सभी मेंबर्स हैं, और वो भारतीय मेंबर्स हैं कितने, 10। ठीक है, अब देखते हैं नेहरू समिति, यानी कि जो नेहरू समिति है संविधान का प्रारूप तैयार किया। इसने जो एक ड्राफ्ट होता है वो बेसिक तैयार किया। वो तैयार क्यों किया गया था कि इसको चैलेंज दिया था किसने, उस समय जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया यानी भारत सचिव थे, वर्क एंड हेड, उन्होंने कांग्रेस को नेताओं को चुनौती दी थी, उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार करा। ठीक है, और जो इस ड्राफ्ट को क्या बोलते हैं, नेहरू रिपोर्ट को संविधान की रूपरेखा, यानी जो ये ड्राफ्ट था इसकी जो संविधान की रूपरेखा होती है, ब्लूप्रिंट जिसे हम बोलते हैं, वो कहा गया। तो क्वेश्चन आ सकता है आप सभी को, मैं पहले ही बता दूं, जो भारत का संविधान रूपलेखन यानी ब्लूप्रिंट किसे कहा गया, तो किसे कहा गया, नेहरू रिपोर्ट को। ठीक है, आप अभी से ही मैं बता देता हूँ, जो मैं पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट बताता चलूँ, उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अपने नोट्स में हाईलाइट करते चले, क्योंकि बेसिकली जब आप क्विक रिवीजन करेंगे तो कुछ पॉइंट स्किप भी हो सकते हैं, लेकिन पढ़ाते टाइम हम डिटेल में पढ़ते हैं तो उस समय कोई भी पॉइंट स्किप नहीं होता। तो प्लीज़ आप पहले से ही इन पॉइंट्स को हाईलाइट करते चलें। आगे देखते हैं, बेसिकली उस समय क्या होता है, ये ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो जो उनके मेंबर्स हैं उनको गो बैक कर देती है। तो उनको क्या करना है, एक अगस्त ऑफर लाना पड़ता है, एक प्रस्तावना होती है किस कब की, 1940 की। ठीक है, भारत के वाइसराय जो वाइसरायज थे निन्वित द्वारा प्रस्तावित की गई। ठीक है, बिल पेश किया गया, ये कब गया पेश, 8 अगस्त 1940 में ये पेश किया गया। ठीक है, जो सिफारिश थी इनके मतलब जो रिकमेंडेशंस थे वो क्या क्या थे, किसके, इस अगस्त ऑफर के। जो गवर्नर जनरल है उसकी जो कार्यकाल परिस्थिति थी, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अधिक संख्या में भारतीय को शामिल किया जाए, यानी कि उस समय ब्रिटिश सरकार थी। अभी तक हम कहाँ पहुंचे, 1940 तक हम अभी, और हमारा देश कब आज़ाद हुआ, 1947 पर। तो उससे पहले जो भी रूल थे वो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग चलते थे। तो ब्रिटिश में क्या कर रखा था, जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकाल यानी कि जो काउंसिल थी उसमें सबसे ज़्यादा कौन लोग थे, वो ब्रिटिश लोग थे। तो जो भारतीयों ने उसका क्या बोलते हैं, विरोध करा, और उससे कहा, उससे मांग करी किसके अकॉर्डिंग, अगस्त प्रस्ताव के यानी अगस्त ऑफर के तहत, कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें भारतीय लोगों की जो शामिलता है उसको बढ़ाया जाए, यानी भारतीय लोगों को सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में शामिल किया जाए। और दूसरा तथ्य क्या है, एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो चुका था, वर्ल्ड वॉर सेकंड हो ही रहा था। तो होता क्या है कि जो ये जो वर्ल्ड वॉर यानी कि जो वॉर्स हैं, इनके लिए एक ऐसी समिति का गठन करा जाए कि अगर कोई देश एक दूसरे पर हमला करता है तो उस जो समिति है उसको दबा दे, यानी बंद कर दे। ठीक है, तीसरा क्या होता है, भारतीयों द्वारा भारत का संविधान बनाया जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो भारत के लोग हैं उन्हीं के द्वारा भारत का संविधान बनाया जाए, क्योंकि ब्रिटिश के अकॉर्डिंग उनके रूल्स अलग होते हैं और हमारे लिए रूल्स अलग होते हैं। तो इस वजह से लोगों ने अगस्त ऑफर यानी अगस्त प्रस्तावना के तहत एक मांग करी, वो सबसे इम्पोर्टेंट मांग थी, भारतीय द्वारा भारत के संविधान का जो लेखन है वो लिखा जाए, यानी कि भारतीय संविधान का जो संविधान है वो बनाया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आता है, 1942 में। अमेरिका, ऑस्ट्रिया, संघ चीन के दबाव में ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल ने 23 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन बनाया गया। ऐसा मिशन क्यों बनाया गया, आप सभी को पता है, उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। अमेरिका, ऑस्ट्रिया और चाइना यानी चीन ने ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव लगाया कि इंडिया को आप आज़ाद क्यों नहीं करते। तो जो ब्रिटिश पीएम थे चर्चिल, उन्होंने 23 मार्च 1942 में एक क्रिप्स मिशन बनाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे, स्टीफन क्रिप्स। ठीक है, इसकी जो रिपोर्ट थी वो कब प्रस्तुत होती है, यानी 30 मार्च 1942 में ये रिपोर्ट देते हैं। और वर्तमान में डिबेट क्रिप्स मिशन करते हैं, यानी कि जो कांग्रेस दल था उस समय, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, इन दोनों को बताया जाता है कि आपकी ये पॉलिसीज़ हैं। ठीक है, और ये उन दोनों को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये जो मिशन है ये फेल हो जाता है।
ठीक है, ये क्यों फेल हो जाता है हम आगे 1947 के बारे में जो डिटेल से पढ़ेंगे तो मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा ये मिशन क्यों फेल हो जाता है। तब आपको छोटी छोटी बातें याद होनी चाहिए जो मैं उस समय आपसे पूछूंगा। वो क्या होगी कि रिपोर्ट कब आई थी, उसमें डिबेट में दो मेंबर्स कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें कि उस समय डिबेट में कौन कौन दो मेंबर्स थे। ठीक है, और कौन कौन से जो देश थे जो ब्रिटिश सरकार को दबा रहे थे, वो थे अमेरिका, ऑस्ट्रिया और चीन। ठीक है, अब एक नोट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, गांधी ने टूटते बैंक के नाम बीते समय का चेक पोस्टेड चेक कहा। यानी कि एक इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, जो भी इस समय जो ड्राफ्ट था या फिर चेक था उसको किस नाम से दिया, पोस्टेड चेक के नाम से दिया गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। प्लीज़ आप इन टॉपिक्स को रिवाइज करते रहें। हम कम कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी 90 डेज की क्लास रेगुलर होगी। तो आप चिंता ना करें कि आपका सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं होगा। एग्जाम से 20 दिन पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और 20 दिन तक आपका कंटिन्यूस मैराथन रिविजन चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ना ना भूलें एजुकेशन प्लेटफॉर्म से, क्योंकि आपके लिए इंग्लिश की क्लास भी इसी प्लेटफॉर्म पर चलेगी और जीएस की भी इसी पर चलेगी। तो प्लीज़ आप अपने स्कोर को बेहतरीन करते रहें और तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें। जितना पढ़ाऊँगा उतना सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।